दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसकी स्टोरी ही कमाल की होगी। तो बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए हुए मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ कि असल में इस सीरीज में हमें बताया जाएगा कि मार्शल वर्ल्ड पूरी तरह से खत्म होने वाला था। दुश्मनों का हमला हो चुका था मार्शल वर्ल्ड के ऊपर, जो हर एक अच्छे कल्टिवेटर को खत्म कर देना चाह रहे थे। जब यहाँ पर जो लोग अच्छाई का साथ देते थे और बुराई के खिलाफ लड़ते थे उनका खात्मा होने वाला था, तब आया एक स्वॉर्डमैन। वो इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अकेले अपने स्वॉर्ड की मदद से जितने भी दुश्मन वगैरह थे उन सभी को धूल चढ़ा दिया। उसने सारे दुश्मनों का खात्मा किया। उसकी स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं थी, ऐसी वो स्वॉर्ड थी जिसके सामने कोई टिक ही नहीं पाया। इस वजह से दुनिया ने उस स्वॉर्डमैन को खिताब दिया स्वॉर्ड मास्टर का। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो लोग अच्छाई का साथ देते थे उनके अंदर भी लालच आ गई दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की। इस वजह से मार्शल वर्ल्ड वापस से खतरे में आ गया और अब ऐसा कोई भी नहीं है जो मार्शल वर्ल्ड को दोबारा बचा सकता है। पर तब हमारे हीरो की यहाँ पर होगी एंट्री, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उसको मार्शल वर्ल्ड को बचाना है, अच्छाई का साथ देना है, अच्छे लोगों को बचाना है और बुराई का खात्मा करना है। इस चीज में उसको पहले काबिल बनना पड़ेगा, ऐसा स्वॉर्डमैन बनना पड़ेगा जैसा कि पहले वाले स्वॉर्डमैन ने दुनिया को बचाया था। किस्मत हमारे हीरो के साथ ऐसा खेल खेल जाती है कि उसको उसी स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड मिल जाती है और उसकी पावर भी मिल चुकी थी, जिस स्वॉर्डमैन ने पहले दुनिया में बुराई का खात्मा किया था। तो अब यहाँ पर हमारे हीरो की जिम्मेदारी होगी कि उसको उस स्वॉर्ड की मदद से और जो उसको जिम्मेदारी मिली है उसको वो पूरा करे। इस सीरीज के अंदर हमें हीरो की एक नई जर्नी दिखाई जाएगी, जो जर्नी होगी मार्शल वर्ल्ड को बचाने की। तो क्या हमारा हीरो इस जर्नी को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस जर्नी में कितने खतरों का उसको मुकाबला करना पड़ेगा, यही हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की सीरीज होने वाली है। तो ज्यादा बिना इंट्रो दिए हुए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की स्टार्ट में हमें करीब कुछ टाइम पहले का इंट्रो बताया जाता है कि आज से करीब 13 साल पहले मोयुन कल्ट के लोग जो कि नॉर्थ साइड में रहते थे, उन लोगों ने साउथ साइड के जो लोग थे, वहां के कल्टिवेटर थे, वहां के सेक्ट वगैरह थे, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वो लोग पूरी जगह पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाह रहे थे। इस लड़ाई में कई सारे मासूम लोगों की जान गई, अनगिनत लोग मारे गए। जब पूरा साउथ साइड खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका था, तब आया एक स्वॉर्डमैन जिसका नाम था युन जिंगशन। उसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से जितने भी मोयुन कल्ट वाले लोग थे उन सभी के साथ फाइट की और ऐसे उनको खत्म किया कि उनका नामो निशान दुनिया से मिट गया। अपनी बहादुरी और अपने ताकत के बलबूते पर उसने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया और लेकर आया दुनिया में एक शांति। इस वजह से लोग उस जिन्यू को स्वॉर्ड मास्टर नाम से पुकारने लगे। जब दुश्मनों का खात्मा हुआ तो उसके बाद चान फेंग सेक्ट को जिम्मेदारी दी गई कि हर जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले सेक्ट हैं उनका ख्याल रखे और मार्शल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे, ताकि आइंदा कभी भी इस तरह के दुश्मन आकर इन सेक्ट वगैरह के ऊपर हमला करते हुए इन्हें खत्म ना कर सके। चान फेंग सेक्ट ने कई साल तक की जिम्मेदारी तो उठाई, लेकिन उसके बाद उनके अंदर भी लालच आ गया और वो बाकी सेक्ट के ऊपर ही जुल्म ढाने लग गए, जिस वजह से नतीजा ये निकल कर आया कि अब मार्शल वर्ल्ड, जहाँ पर लोग सोच रहे थे कि जिन्यू ने हमें शांति दिलाई है, वहाँ पर वही पुराना हाल हो गया जैसा कि पहले हुआ करता था। लोग यहाँ पर अभी भी मर रहे हैं सिर्फ लालच की वजह से। इस वजह से यहाँ पर दोबारा शांति बनानी पड़ेगी और शांति कौन बनाएगा इसके बारे में कोई खबर नहीं है। जिसके बाद हम एक छोटे से गांव का सीन देखते हैं। वहां पर एक मास्टर था जो अपने छोटे से डिसाइपल को लेकर एक टेंपल के अंदर आकर छुप जाता है। वहां पर वो जो डिसाइपल था उसका नाम था यान रेंग और यही होने वाला है हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर। वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, वो लोग कौन है, वो लोग हमारे ऊपर क्यों हमला करना चाहते हैं, हमने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है ना। तो यान रेंग का मास्टर कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लो, ये मेरी स्वॉर्ड लो, ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, ये बहुत खास स्वॉर्ड है, तो इसको तुम संभाल कर रखना और जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जो भी दुश्मन है मैं उनसे लड़कर आता हूं। इसके बाद वो मास्टर यान रेंग को अपनी स्वॉर्ड की जिम्मेदारी देकर बाहर आ जाता है ताकि दुश्मनों का खात्मा कर सके, वरना तो दुश्मन यान रेंग के ऊपर भी हमला करके उसकी जान ले सकते हैं। जिसके बाद जैसे ही मास्टर बाहर निकल कर आया था, जितने भी दुश्मन वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि बता तेरी स्वॉर्ड कहाँ है, मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए जो तेरे पास थी, कहाँ छुपा दिया तूने स्वॉर्ड को। पर मास्टर कहता है कि भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तुम लोगों को वो स्वॉर्ड कभी भी नहीं देने वाला, हिम्मत है तो ढूंढ कर दिखा दो। तो ये सुनकर जितने भी बदमाश लोग आए हुए थे वो यान रेंग के मास्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। मास्टर भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट करता है और
कई लोगों को वो बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा था, लेकिन वो अकेला था और उसके सामने बहुत सारे लोग थे जो आगे पीछे से करते हुए मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो सभी दुश्मन को मार तो गिराता है, लेकिन आखिरकार उसको भी बहुत भयंकर अटैक लग गया था। तो ये देखकर यान रेंग भागते हुए अपने मास्टर के पास आता है, उसी बड़ी वाली और खतरनाक स्वॉर्ड को लिए हुए। वो अपने मास्टर को देखकर बहुत ज्यादा रो रहा था। वो कहता है कि मैं तो वैसे भी एक अनाथ था, ना मेरे पेरेंट्स का कोई अता पता है। उसके बाद बचपन से आपने मुझे संभाला था, लेकिन अब तो आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मेरा इस दुनिया में कौन रहेगा? तो उसका मास्टर उससे माफी मांगता है कि माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम तक के नहीं रह सका, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये स्वॉर्ड कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम आगे चलकर एक बहुत ही काबिल स्वॉर्डमैन बनोगे जो दुनिया में सच्चाई की जीत दिलाएगा। इतना कहने के बाद मास्टर की जान वहां पर जा चुकी थी। ये देखकर यान रेंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि अब वो करे क्या, वो कैसे इतनी बड़ी जिंदगी को अकेले वो काटेगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो सबसे पहले तो वो स्वॉर्ड को एक पत्थर के नीचे छुपा देता है और यान रेंग वहां से पास के ही गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। वो कहता है कि मास्टर, मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपने मुझ पर उम्मीद लगाई है ना कि मैं एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बनकर दिखाऊं, तो बिल्कुल मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। आपने जो भी मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई है, मैं उन सभी में मास्टरी हासिल करूंगा और दुनिया में शांति बनाए रखूंगा। सभी दुश्मनों को मैं उनकी औकात दिखा दूंगा। आप जहां पर भी होंगे आपको मुझ पर गर्व होगा, ऐसा मैं बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद हमें करीब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम यान रेंग को देखते हैं। वो कुछ लकड़ियां वगैरह काट रहा था और अब यहाँ पर यान रेंग काफी बड़ा भी हो चुका होता है। वो इसी छोटे से गांव में रहता है, लकड़ियां वगैरह काटने का काम करता है। वहां पर कुछ बंदे बैठे थे जो आपस में बात कर रहे थे कि तुमने सुना है कि ब्लेड सेट के मास्टर यान जियो ने ही उन मुयुन कल्ट वालों को हराया था। लोग ऐसा कहते हैं, सच्चाई क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की वजह से ना अब ब्लेड सेट के जितने भी बंदे हैं वो लोग अपने आप को बहुत महान समझने लग गए। हम जैसे स्वॉर्डमैन लोगों की तो कोई उनके सामने वैल्यू ही नहीं है, हमको गरीब समझते हैं वो लोग। लेकिन हम भी कोई मामूली स्वॉर्डमैन नहीं है, हमने भी काफी मेहनत करके स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक वगैरह सीखी है, तो हमें कोई कैसे नीचा दिखा सकता है। तो ये सुनकर वहां पर यान रेंग आ जाता है। वो उनसे कहने लग जाता है कि अच्छा, तो तुम लोग भी बहुत अच्छे स्वॉर्डमैन हो और किसी को भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से हरा दोगे, तो मैं यहाँ पर ना तुम्हारी एक बार स्वॉर्ड टेक्निक को टेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे दिखाओगे कि कैसे तुम स्वॉर्डमैन की टेक्निक को परफॉर्म करते हो? तो ये सुनकर वो बंदे लोग कहने लग जाते हैं कि तू अपनी मौत मांग रहा है क्या? हम लोगों के सामने तू टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। मरना चाहता है तू, तो ठीक है, तेरी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी। एक लकड़ी काटने वाला अपने आप को कोई महान स्वॉर्डमैन समझता है क्या? तो ये सुनकर यान रेंग जो था वो यहाँ पर उन सभी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक करके सभी को उठाकर फेंके जा रहा था। वो कहता है कि क्यों, हवा निकल गई ना, हिला डाला मैंने तुम लोगों को। बड़े आए स्वॉर्डमैन कहने वाले, खुद को नल्ले हो तुम लोग। तो ये देखकर बाकी जो लोग थे वो लोग एकदम भड़क जाते कि तेरी भैंस के टांग, लकड़ी काटने वाला हमारे ऊपर हुक्म चलाता है, तू मरेगा, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तो वो लोग सब मिलकर यहाँ पर यान रेंग के ऊपर अटैक करने लग गए थे। लेकिन यान रेंग यहाँ पर फाइट तो करता, पर वो कह रहा था कि अरे यार, मैंने तो यहाँ पर बाजार के बीच में ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब उस मेरे बॉस ओल्ड मैन जू को इसके बारे में पता चला ना कि मैं बाजार में झगड़ा कर रहा था, तो अब वो मुझे 1 साल तक के लिए कपड़े धोने में भी लगाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से कल्टी मारना पड़ेगा। तो वो सभी से कहता है कि देखो, अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ तुम लोगों को एक कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक, तो जरा ध्यान से देखना। इसके बाद वो अपनी हेवन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन ये कोई खास टेक्निक नहीं थी, बल्कि उसके भागने का तरीका था। उसने धुआं उड़ा दिया था और धुआं उड़ाकर वो चुपचाप वहां से भाग निकलता है कि भागो यहाँ से। जो देखकर बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाते कि तू हमें उंगली करके जिंदा बचेगा, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। तो वो लोग यान रेंग को मारने उसके पीछे पड़ चुके थे। दूसरी तरफ हम ओल्ड मैन जू को देखते हैं। इसी की बात अभी कुछ टाइम पहले यान रेंग कर रहा था। वो आराम से एक जगह बैठकर मछलियां पकड़ रहा होता है कि तभी वहां पर एक बाज आता है जो उसकी टोपी उड़ाकर दूर फेंक देता है। तो ओल्ड मैन जू यहाँ पर कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन, किसका ये बाज है और कौन यहाँ पर आ रहा है? हिम्मत है तो आमने सामने खड़े होकर बात करो ना, ऐसे चुपचाप से कौन बात करता है? तो तब वहां पर एक लड़की आती है जिसने सीधा का सीधा ओल्ड मैन जू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। ओल्ड मैन जू कहता है कि मैं तो कई साल से यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गया, तो मुझे तो याद भी नहीं कि मेरा कौन सा दुश्मन आ गया जो मुझे अब मारना चाहता है। बताओ किस तरह की तुम वैसे हो कौन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो वो लड़की कहती कि ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो और जो चीज मुझे चाहिए ना वही लेने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आई हूँ। फटाफट से वो चीज मुझे दे दो वरना तुम मरोगे। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से ओल्ड मैन जू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है। ओल्ड मैन जू जो है वो काफी कमाल का एक स्वॉर्डमैन का मास्टर है। वो डिसाइपल वगैरह को स्वॉर्ड की टेक्निक वगैरह सिखाने का काम करता है। लेकिन वो जो लड़की थी वो तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा कमाल की लग रही थी। न जाने उसके पास किस तरह की टेक्निक थी, लेकिन बड़ी कमाल की टेक्निक वो होती है।
और आराम से वो यहाँ पर ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर रही थी। तो इस टेक्निक को देखकर यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि अच्छा ये तो स्टार वेविंग स्वॉर्ड टेक्निक है, ये टेक्निक खास करके ब्लेड सेट वाले लोग ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या तुम ब्लेड सेट की कोई कमांडर हो क्या? अगर तुम ब्लेड सेट से हो तो तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है, तुम आई क्यों हो यहाँ पर? तो ये सुनकर वो लड़की कहती कि हाँ बिल्कुल, मैं ब्लेड सेट की एक कमांडर हूँ और मुझे ब्लेड सेट के मास्टर यान जियो ने यहाँ पर भेजा है, क्योंकि हमारे ब्लेड सेट का एक खास लेटर तुम्हारे पास है, वही लेटर लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इज्जत से वो लेटर मेरे हवाले करो वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे माफ करना, तुम्हें ये चीज मिलने नहीं वाली है, मैं तुम्हें वो लेटर किसी भी हालत में नहीं दूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की से भिड़ जाता है। तो वहीं यान रेंग जो था वो अभी भी उन बदमाशों से बचने की कोशिश कर रहा था। वो बदमाश तो उसके पीछे ही पड़ चुके थे, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। यान रेंग कह रहा था कि पकड़ो पकड़ो, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। पर तब देखते ही देखते वो सारे के सारे लोगों ने चारों तरफ से यान रेंग को घेर लिया था, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर पाते कि तभी वहां का मौसम बदलने लग जाता है। काले बादल घिर चुके थे, किसी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अचानक से ये धूप में बरसात कहां से आ गई, जिसके बाद देखते ही देखते उन बादलों के अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। और वो ऑरा बाहर निकल रहा था तो उस ऑरा को ही देखकर सभी हैरान रह चुके थे। ऑरा के अंदर से किसी तरह की शैडो फिगर बाहर निकल कर आती है और उसने जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो शैडो फिगर सभी के ऊपर अटैक करती तो सारे के सारे लोग लग रहा था कि मारे जा रहे थे। उनमें से एक शैडो फिगर यान रेंग के ऊपर भी अटैक करती है, लेकिन इससे होता यह है कि यान रेंग को कुछ नहीं होता बल्कि शैडो फिगर ही वहां पर खत्म हो जाती है। जबकि शैडो फिगर ने बाकी लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन यान रेंग से टकरा कर शैडो फिगर ही खत्म हो गई। ओल्ड मैन जो था उसके ऊपर भी शैडो फिगर ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और उसके ऊपर वो अटैक कर रही होती है। ओल्ड मैन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी यहाँ पर शैडो फिगर ने यहाँ उसको चारों तरफ से घेर लिया था और उसको शैडो फिगर का अटैक लग भी जाता है। वो लड़की जो थी वो यहाँ पर कहने लग जाती कि ये पूरा का पूरा जो गांव है ना, इसको मैंने शैडो फॉर्मेशन से घेर लिया है, यहाँ पर हर एक इंसान मारा जाएगा तो तुम भी मरने वाले हो। बेहतर यही होगा कि उससे पहले मुझे वो लेटर दे दो, वरना तुम्हारा हाल क्या होगा इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर ओल्ड मैन जो था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो वो तुरंत ही अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत ही वहां से भाग चुका था। तो ये देखकर वो लड़की कहती कि अच्छा भाग रहे हो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी बूढ़ी टांगे कितना भाग लेती है। भागो भागो, मेरे हाथों में तो तुम्हें आना ही आना है। इधर यान रेंग जो था वो यहाँ पर जब बाकी लोगों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि क्या हुआ, यहाँ पर सबके सब मारे गए क्या, कोई उठ क्यों नहीं रहा। उसको यहाँ पर उसी ओल्ड मैन की भी टेंशन हो गई थी कि ओल्ड मैन जू को क्या हुआ, मैं मुझे उनके पास जाना चाहिए उनको देखने के लिए कि वो ठीक भी है या फिर नहीं है। तो भाग कर वो वहां पर ओल्ड मैन जू के पास आने लग जाता है। ओल्ड मैन जू को देखकर उसको पता चलता है कि शैडो का अटैक उनको भी यहाँ पर लग गया। वो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, ओल्ड मैन आप ठीक तो है ना? तो ओल्ड मैन कहते हैं कि अरे यान रेंग तुम्हें तो शैडो फिगर से कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी कमाल की बात है। जरा देखो वो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उसके नीचे एक लेटर छुपा होगा, वो मेरे लिए लेकर तो आना। तो यान रेंग जल्दी से वो लेटर लेकर आता है अपने उसी ओल्ड मैन के पास। ओल्ड मैन यहाँ पर यान रेंग से कह रहा था देखो तुम्हारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये लेटर कोई मामूली लेटर नहीं है, तुम्हें इसको लेकर जाना है और जहां मैं बताता हूँ ना वहां जाकर तुम्हें डिलीवर करना है। ये लेटर जाएगा ईस्टर्न सी में जुआन हैन नाम का एक सेक्ट होगा उसके मास्टर के पास, मास्टर का नाम है सूवी। उसको जाकर तुम ये लेटर थमा देना, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, अगर तुम ये नहीं कर पाए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यान रेंग हैरान की ओल्ड मैन आप बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको इतना सीरियस कभी नहीं देखा, सब ठीक तो है ना? तो ओल्ड मैन कहते हैं कि ये सब बकवास बातें करने का कोई टाइम नहीं है, मैंने जितना कहा है ना तुम उतना ही काम करो, और हाँ याद रखना कि ये लेटर किसी के और इंसान के हाथ में नहीं लगना चाहिए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब मार्शल वर्ल्ड को बचाने की जिम्मेदारी ना तुम्हारी है, मार्शल वर्ल्ड को बचाने की ही चाबी इस लेटर के अंदर मौजूद है। तो मेरी बात याद रखना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए किसी गलत इंसान के हाथ में ये नहीं लगना चाहिए। पर तभी वहां पर वो बाज आने लग जाता है। तो ओल्ड मैन उससे कहता है कि जाओ और इस कुएं के अंदर घुस जाओ, इस कुएं के नीचे से एक सीक्रेट रास्ता है गांव के बाहर जाने का, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन तभी वहां पर वो लड़की पहुंच जाती है तो यान रेंग वहां से छुप जाता है। वो लड़की कह रही थी कि बहुत भाग लिए, तुम्हारे ऊपर तो वो शैडो फॉर्मेशन का अटैक भी लगा था ना, तब भी इतना दूर तक भाग कर आ चुके हो, बड़ी कमाल की बात है। लेकिन अब और ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, तुम्हारे पास टेक्निक भी बड़ी कमाल की है, तभी तो तुमने मेरे मास्टर यान जियो को टेक्निक वगैरह सिखाई है। तो ये सुनकर यान रेंग जो था वो एकदम हैरान रह चुका था, वो उसको समझ ही नहीं आता कि क्या ये ओल्ड मैन सच में यान जियो जो के ब्लेड सेट का मास्टर है उसके भी मास्टर है क्या? आखिर ओल्ड मैन का ब्लेड सेट के साथ कनेक्शन क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो इनको एक मामूली सा ओल्ड मैन समझता था। वो लड़की जो थी वो यहाँ पर ओल्ड मैन से कहने लग जाती है कि देखो मुझे जबरदस्ती करने पे मत लगाओ, जल्दी से वो लेटर मेरे हवाले करो वरना इधर ही
काट कर खत्म कर दूंगी। लेकिन ओल्ड मैन जो था वो कहता है कि मैं तुम्हें ये लेटर कभी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैंने उस यान जियो को टेक्निक सिखाई है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया कि उसे दूसरों के साथ गद्दारी करनी चाहिए। तो आखिर इतना बड़ा गद्दार आदमी वो कैसे हो गया? घटिया मास्टर की तुम बात मान रही हो तो तुम भी एक घटिया इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर उस लड़की के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था, लेकिन शैडो फॉर्मेशन का अटैक उनको यहाँ पर लग चुका था, इस वजह से वो यहाँ पर ज्यादा अटैक नहीं कर पाते उस लड़की के ऊपर। तो वो लड़की कहती कि मरोगे तुम, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। तो जैसे वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन को मारने वाली थी, यान रेंग बीच में आ जाता है। अब वहां पर आने के बाद वो कहता है कि वो लेटर मेरे पास है, उन ओल्ड मैन को कुछ भी मत करना। तो वो लड़की कहती कि अच्छा, तो बिल में छुपा हुआ चूहा बाहर निकल कर आ गया, मुझे पता ही था कि किसी न किसी के हाथ में ये लेटर होगा ही होगा। तो चलो लाओ फटाफट से वो लेटर मुझे दे दो। वो जो लड़की थी वो भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि स्टार फॉर्मेशन का अटैक तो तुम्हें लगा था ना, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे हो? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फॉर्मेशन के अटैक से बच गए ये मत समझना कि सब चीज से बच जाओगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मुझे लेटर वो नहीं दिया तो यान रेंग कहता है कि पहले ओल्ड मैन को यहाँ पर से साइड करो, उनकी जान बख्शो, उसके बाद ही मैं तुम्हें लेटर दूंगा। ओल्ड मैन कह रहे थे यान रेंग से कि यान रेंग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? भागो ना यहाँ से, मैंने तुम्हें लेटर को सही सलामत ले जाने कहा था ना, तुम यहाँ पर क्या नाटक कर रहे हो? लेकिन यान रेंग तो सुनने को तैयार ही नहीं। पर तभी वो जो उस लड़की का बास था वो सीधा उड़कर आता है और यान रेंग से वो लेटर अपने मुंह में दबाकर वहां से उड़ जाता है कि लेते रहे भाई तू, तेरा लेटर तो गया। ये देखकर यान रेंग घबरा चुका था, वो सीधा एक पत्थर उठाता, पत्थर देकर मारता है उस बाज के ऊपर, जिस वजह से वो लेटर उसके मुंह से गिर जाता है, जिसे यान रेंग तुरंत ही अपने पास उठा लेता है। ओल्ड मैन कह रहा था कि भागना यहाँ से, यान रेंग क्या कर रहा है तू? जिसके बाद वो खुद जानबूझ के वहां पर धक्का मार देते हैं उस यान रेंग को गुफा के अंदर, ताकि वो यहाँ से भाग जाए। पर तभी वो लड़की ऐसा यान रेंग के ऊपर अटैक करने वाली थी कि उससे उसकी जान चली जाती, लेकिन बीच में ओल्ड मैन ने आकर यान रेंग को तो बचा लिया था, लेकिन वो स्वॉर्ड उनके आर पार हो चुकी थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि उनकी जान अब जा सकती है। ओल्ड मैन बस यहाँ पर यान रेंग से इतना कह रहे थे कि यान रेंग मेरी बात याद रखना, एक महान कल्टीवेटर बनना, एक ऐसा स्वॉर्डमैन बनना जो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता हो। उम्मीद है कि तुम ये करके दिखाओगे और मेरा सपना पूरा करोगे। यान रेंग जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था, क्योंकि पहले जब बचपन में उसके मास्टर मर गए थे तो उसके बाद इन्हीं ओल्ड मैन ने उसको बचपन से संभाल कर यहाँ तक के बड़ा किया था और उसे बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक वगैरह भी सिखाई थी। लेकिन आज यहाँ पर ये ओल्ड मैन भी उसको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घोड़ा गाड़ी पे सवार होकर आगे बढ़ रही थी, पर तभी वहां पर कुछ बंदे आते हैं और उसका रास्ता रोकते हुए कहते कि तुम हो कौन और कहाँ जाने वाली हो? तो ये देखकर वो लड़की जो थी वो अपने पास से किताब निकालती है और पढ़ने लग जाती कि अगर रास्ते में कुछ लफंगे बंदे रास्ता रोक ले तो उनको कैसे साइड किया जाता है, इसमें किताब में कुछ लिखा होगा। तो किताब में कुछ पढ़ने के बाद वो कहती है कि अच्छा जरा एटीट्यूड दिखाना है इनके सामने तो ये लोग मेरा रास्ता खाली कर देंगे। तो वो यहाँ पर कहने लग जाती कि तुम लोगों को पता है मैं ना एक सेट की मास्टर हूँ, उस सेट का नाम है कैंडल लाइट स्वॉर्ड सेट और मेरा नाम है जियान शुई, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे आगे बढ़ने दो। ये देखकर वो बंदे कहने लग जाते कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इतनी कम उम्र में होकर एक सेट की लीडर बन गई, सपना देख रही हो क्या? बताओ मुझे अपनी आइडेंटिटी कि तुम हो कौन? वहीं पर यान रेंग भी आ चुका था, जो दूर से यहाँ पर उस लड़की को देखता है तो वो उसको देखता ही रह जाते कि अरे वाह क्या कमाल की लड़की है। लेकिन उसकी नजर उस लड़की से ज्यादा उस लड़की के घोड़े के ऊपर थी कि मुझे यहाँ से भागना है तो मुझे घोड़े का जरूरत पड़ेगी। तो वो उसके घोड़े को चुराने का डिसाइड कर लेता है। यहाँ पर ये लड़की बातें कर रही थी, लेकिन जब वो बंदे नहीं मानते तो वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और उन बंदों के साथ फाइट करने लगी थी कि तुम लोग मेरा रास्ता रोकोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं। तो वो एक ही बार स्वॉर्ड से अटैक करते हुए दोनों बंदों की वाट लगा चुकी थी कि चलो बातों से काम नहीं बना तो चलो हाथ ही स्वॉर्ड लगा के काम मेरा हो ही गया। इसके बाद जैसे वो अपने घोड़े पर सवार होने वाली थी उसका घोड़ा गायब। वो कहती कि अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? लेकिन उसका घोड़ा तो यान रेंग चुरा कर भाग रहा था, लेकिन वो घोड़ा यहाँ पर यान रेंग को बार बार गिराने की कोशिश कर रहा था कि निकल उतर मेरे ऊपर से, तू है कौन? जिसके बाद वो घोड़ा सीधा का सीधा यान रेंग को उठाकर जमीन पे पटक देता है कि तू बैठेगा मेरे ऊपर, सिर्फ मेरी मालकिन बैठ सकती है, जिस वजह से यान रेंग अब जैसे ही यान रेंग घोड़ा गाड़ी से गिरा था उसको काफी गहरी चोट लग जाती है सर पे। वो कह रहा था कि हाय मार डाला इस घोड़े ने मुझे। तब वहां पर वो जियांग शुई भी आ जाती है। वो कह रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो यान रेंग कहता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि जियांग शुई उसको नहीं बल्कि वो अपने घोड़े को कह रही थी कि मेरे घोड़े तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो ये सुनकर यांग रेंग कहता है कि इसकी भैंस की टांग यहाँ मेरा सर फटने को आया था और ये तो मेरा ख्याल भी नहीं पूछ रही, मेरे बारे में पूछ भी नहीं रही कि मैं ठीक
हूँ या नहीं हूँ, इसको अपने घोड़े की कितनी फिक्र है। तो जियांगशु इससे कहती कि तुम्हारे बारे में मैं पूछूं, घोड़े चोर कहीं के, तुमने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की थी, तुम्हें तो मैं बहुत मारने वाली हूँ। वो फिर से अपनी किताब निकाल कर देखने लग जाती कि अभी कहीं कोई चोर मिल जाए तो उसको कैसे उसको सबक सिखाना है। तो ये देखकर यानरंग कहता है कि फिर से किताब, अरे यार तुम सांस भी लेती हो तो किताब में पहले पढ़ती हो कि कौन सी सांस लेनी है, कहाँ से सांस लेनी है। अरे यार इतना किताब पढ़ोगी तो दिमाग सनक जाएगा तुम्हारा। तो जियांगशु कहती कि तुम जैसे चोरों से लड़ने के लिए ना मुझे कोई किताब की जरूरत नहीं है, मेरी स्वॉर्ड ही काफी है उसके लिए, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वो सीधा आ जाती है यानरंग से फाइट करने के लिए। उसने तो उसका थोड़ा सा बाल भी काट दिया था। ये देखकर यानरंग अपनी जान बचा कर भागने की कोशिश करता है कि अरे बचा लो मुझे, ये आफत का पैकेट मेरे पीछे पड़ गई। जियांगशु इससे कहती कि बताओ मुझे कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे थे। तो यानरंग कहता है कि अरे मैं तो पास के ही गाँव में रहता हूँ, वो मुझे तुम्हारा घोड़ा लवारिस दिखाई दिया तो सोचा कि उसी के ऊपर बैठ लेता हूँ। ये सुनकर जियांगशु कहती कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम पास के गाँव में रहते हो ना, मैं भी इसी गाँव में आ रही थी, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, तो एक काम करो, मुझे इस गाँव के बारे में अच्छे से जानकारी दो, मुझे यहाँ के जगह के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो मेरा गाइड बनो और मुझे रास्ता दिखाने का काम करो तुम, वरना इतना मारूंगी कि हड्डी पसली एक हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम वैसे भी एक चोर हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। यानरंग कहता है कि नहीं मुझे कुछ और काम है, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। तो वो जियांगशु इसको मारते हुए कहती कि अच्छा तुम मेरे सामने जुबान चला रहे हो, तुम चोर हो इसलिए तुम मेरी बात सुन के ही रहोगे, वरना तुम्हें यहीं पर काट डालूंगी। तो यानरंग कहता है कि ठीक है मेरी माँ, मैं तेरी बात समझ गया। तो जियांगशु कहती कि माँ किसको बोला, मैं तुझे तेरी माँ दिखाई देती हूँ क्या, बूढ़ी समझाए क्या मुझे, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। वो यानरंग को मार मार कर भगा रही थी और यानरंग उसको लेकर इस गांव में घुमा रहा होता है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहां चलो। दूसरी तरफ हम उसी कमांडर लड़की को देखते हैं। वो कमांडर के पास कई सारे उसके सिपाही वगैरह आ जाते हैं, तो कमांडर उसे कहने लग जाती है कि जितने भी लोग इस गाँव के अंदर मौजूद है ना, सबको पकड़ो, सबकी अच्छे से तलाशी लेना कि वो लेटर कहाँ चला गया, और अगर कोई भी यहाँ पर इस काम में टांग घुसाने की कोशिश करता है ना, उसको उसी टाइम मार देना, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए, मुझे कैसे भी करके वो लेटर चाहिए, अब चाहे इसके लिए तुम लाशों का ढेर ही क्यों ना लगा दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर वो सिपाही भी घबरा जाते कि इतने सारे लोगों को मारना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसको कमांडर की बात माननी थी, तो वो लोग यहाँ से जा चुके थे। इसके बाद वो सारे के सारे सिपाही गाँव में आ जाते हैं और गाँव में जितने भी मासूम लोग थे उनके भी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर वो उन लोगों को निशाना बना रहे थे जिनके ऊपर वो शैडो फॉर्मेशन ने अटैक किया था, क्योंकि वो लोग पहले से ही कमजोर है, तो उनको मारने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो लोग कहते हैं कि यानरंग को किसी ने देखा है, कहाँ है वो यानरंग, किसी के पास उसका पता है क्या। तो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग तो तुम लोग को जानते भी नहीं, तुम लोग हमें क्यों मार रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर वो सिपाही जो थे कमांडर के, वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं, वो सब के सब मिलकर गाँव के लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर मारे जा चुके थे। गाँव के लोग जब अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते तो उनकी पावर एक्टिवेट ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जो शैडो ने उनके ऊपर अटैक किया था, वो शैडो इस तरह का था कि वो किसी की भी इनर पावर को परमानेंट खत्म कर सकता है। तो इसी वजह से ये लोग अपनी पावर को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो सभी घबरा जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो जो ब्लेड सेट के सोल्जर वगैरह थे उन सभी ने लाशों का ढेर लगा दिया था, और उसके बाद वो पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान मारने लगते हैं। दूसरी तरफ वो जो कमांडर लड़की थी वो यहाँ पर खड़ी होती है और उसके सामने एक और दूसरा बंदा भी मौजूद होता है। वो कहता है कि कमांडर, आपका जो तरीका है ना चीजों को ढूंढने का, बड़ा ही रूथलेस है, आप तो लाशों का ढेर लगाते जा रही हैं, इतने सारे लोगों को हम मारते जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो ये सुनकर वो कमांडर कहती है कि अगर किसी दुश्मन को खत्म करना है ना तो जड़ से खत्म किया जाता है, वरना बाद में वो फिर हमारे लिए ही मुसीबत बनकर खड़ा हो जाता है। आज हम इन गांव वालों को छोड़ देंगे तो बाद में ये हमारे ऊपर हमला करने नहीं आएंगे, हमारे नाक में दम कर देंगे, इसलिए सभी को मार देना बेहतर है। वैसे तुम मुझ पर सवाल क्यों उठा रहे हो, क्या तुम्हारा भी नंबर लगा दूं गांव वालों के साथ मारने के लिए, लगता है कि तुम्हारा जिंदगी से ना मन भर चुका है, मरना चाहते हो तुम। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि अरे नहीं नहीं कमांडर, ऐसी कहाँ बात कर रही हो आप, मैं तो आपका वफादार हूँ ना, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, मेरी जान है आप, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, तो मुझे मार के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो कमांडर कहती कि ठीक है, जितना तुम औकात में रहोगे ना उतना ही तुम्हारे जिंदा बचने के चांसेस रहेंगे, वरना मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वहीं वो जो ब्लेड सेट के सोल्जर वगैरह थे वो लोग पूरा गांव छान मार लेते, लेकिन उनको कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो कि यानरंग के बारे में बता दे या फिर उस लेटर की जानकारी किसी के पास हो। दूसरी तरफ यानरंग जो था वो बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे जियांगशु जो थी वो घोड़े पे सवार होकर उसके पीछे जा रही होती है। वो रास्ता भी चेक कर रही थी कि ये यानरंग मुझे सही रास्ते पे तो ले
जा रहा है ना, लेकिन उसको पता चलता है कि यान रंग तो मुझे कहीं और ही ले जा रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, आसपास कोई नजर ही नहीं आ रहा, ये मुझे फंसाने की तो कोशिश नहीं कर रहा ना। वो यान रंग को ढूंढने लग जाती है। तब थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको पता चलता है कि अरे यान रंग तो यहाँ पर है, क्योंकि यान रंग यहाँ पर आया था अपने ही मास्टर की कब्र के पास। वो उनको यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करने आया होता है, क्योंकि यहीं पर उसके मास्टर को उसने दफन किया था और यहीं पर उसने अपनी वो मास्टर वाली जो स्वॉर्ड थी उसको भी छुपा दिया था दुनिया की नजरों से। तो अपने मास्टर को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए आया था, क्योंकि अब वो जा रहा है उस लेटर को डिलीवर करने के लिए। ये सफर उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तो उसके मास्टर की दुआएं उसके साथ रहेगी तो वो कामयाब हो सकता है। जियांगशु जो थी वो यान रंग से कहती कि मुझे बताओ कि तुम मुझे गाँव ही लेके जा रहे हो ना, वरना मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ये रास्ता मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे गाँव की ओर जाता है। तो यान रंग कहता है कि देखो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें गाँव नहीं ले जा रहा, क्योंकि मैं गाँव जा ही नहीं सकता, वहाँ पर कई सारे दुश्मन है जो मुझे मारने के लिए लगे हुए हैं। तुम्हारा भी मेरे गाँव में जाना ना अभी बेहतर नहीं है, क्योंकि मेरे गाँव के ऊपर ब्लेड सेक्ट वालों ने हमला शुरू कर दिया है और वो सभी लोगों को मारे जा रहे। तुम वहां पर जाओगी तो तुम भी फंस जाओगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरे गांव में जाने का इरादा अपने मन के अंदर से निकाल दो। ये सुनकर जियांगशु कहती कि ब्लेड सेक्ट वो लोग हमला कैसे कर सकते हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये ब्लेड सेक्ट वही है ना जो कि चानफेंग सेक्ट था, जिसको जिम्मेदारी मिली थी इस पूरे के पूरे जितने भी सेक्ट हैं जो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं उनको संभालने की। वो तो मार्शल वर्ल्ड के लीडर सेक्ट की तरह है, वो लोग तो बहुत अच्छे इंसान है। वो लोग तुम्हारे गाँव के ऊपर हमला क्यों करेंगे? देखो तुम मुझे फिर से ना बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ और तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगी? तो यान रंग कहते हैं कि देखो चानफेंग सेक्ट हो या ब्लेड सेक्ट हो, दोनों सेक्ट तो एक ही है, लेकिन वो लोग अब पहले जैसे नहीं रहे, वो लोग बहुत ज्यादा घटिया हो चुके हैं। पर अगर तब भी तुम्हें नहीं मानना ना मेरी बात, तो जाओ गाँव में, तुम्हें इसकी सच्चाई पता ही चल जाएगी। ये सुनकर वो जियांगशु कहती कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। तो यान रंग कहता है कि ठीक है, सबक सिखाओगी ना, मैं भी यहाँ पर एक कमाल का स्वॉर्डमैन हूँ, तुम्हें भी सबक सिखा दूंगा। तो वो भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्डमैन की टेक्निक को एक्टिवेट करने लग जाता है। बेचारे के पास कोई टेक्निक ही नहीं थी, तो ये देखकर जियांगशु समझ जाती है और रस्सी निकालती है और सीधा लटका देती है उल्टा यान रंग को कि आप लटके रहो इधर ही, तुम मेरे सामने नाटक कर रहे थे कि मुझे स्वॉर्डमैन की टेक्निक सिखाओगे, हवा निकाल दी ना मैंने तुम्हारी, अब लटके रहो। इतना करने के बाद वो वहां से जा चुकी थी और बेचारा यान रंग यहाँ पर रस्सी की मदद से लटक जाता है अपने मास्टर की कब्र के पास ही। वो कई कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो तो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था, हाथ तक जाता उसका, लेकिन फिर भी वो रस्सी खोल नहीं पाता। ऐसा ही ट्राई करते करते शाम हो चुकी थी, शाम तक की वो लटका रहता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद हम एक होटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बंदा आया हुआ था और एक लड़की के साथ बैठकर शराब वगैरह पी रहा होता है, और सामने एक दूसरा पेंटर बैठा हुआ था जो उसका स्केच बना रहा था। असल में ये पेंटर नहीं है, इसका नाम है शियाओ और ये एक बाउंटी हंटर है, यानी कि किसी को अगर मरवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे इस बंदे को, तो वो पैसों के बदले किसी की भी जान ले लेता है। तो वही यहाँ पर पेंटर बन के आया हुआ था ताकि जिसकी वो पेंटिंग बना रहा है ना उस बंदे को मार सके, उसके ऊपर उसको 300 सोने के सिक्के देने का इनाम मिला था। तो इसी के लिए वो यहाँ पर आया था ताकि पेंटिंग के बहाने उस अपने शिकार को वो मार सके, जिसके बदले उसे 300 सोने के सिक्के मिलेंगे। वो जो टारगेट वाला बंदा था वो यहाँ पर कहने लग जाता है शियाओ से कि अबे ढंग से पेंटिंग बनाना, अगर मेरी शक्ल तूने अच्छी नहीं बनाई होगी ना तो पक्का मैं तेरी ये जान ले लूंगा, मामूली से घटिया पेंटर, बना फटाफट से मेरे सुंदर जैसी शक्ल। तो ये सुनकर वो जो शियाओ था वो कहने लग जाता है कि भाई साहब जब तुम्हारी शक्ल अच्छी होगी ना तभी तुम्हारी पेंटिंग अच्छी होने वाली है, शक्ल ही मनहूस लेकर आओगे तो तुम्हारी पेंटिंग कैसे बनाऊंगा। तो ये सुनकर वो बंदा भड़क जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली सा पेंटर होकर मेरी बेइज्जती करने की, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो सीधा आ चुका था शियाओ के साथ लड़ने के लिए, लेकिन शियाओ यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और सीधा का सीधा उस बंदे का ही भाला लेकर उसको उसके आर पार घुसा देता है, जिस वजह से वो बंदा यहाँ पर मौत के घाट उतर चुका था। इस तरह से इस शियाओ ने अपना टारगेट पूरा किया और अब उसको उसका इनाम मिल जाएगा। दूसरी तरफ वो यान रंग जो था वो अभी भी रस्सी से लटका हुआ था। वो कहने लग जाता है कि कोई तो है यहाँ पर, कोई आकर बचा लो, देखो रात हो गई, अबे कोई भटकता नहीं है कि यहाँ पर कोई भटकता हुआ आ जाओ, शराबी आ जाओ, मुझे छुड़ाओ यहाँ से। मैं अपने मास्टर से वादा किया था कि मैं आगे चलकर एक महान स्वॉर्डमैन बनूंगा, दुनिया को जीतूंगा, सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा, लेकिन देखो अब यहाँ पर मैं रस्सी से लटका हुआ और मेरी मौत मेरे सर पर नाच रही है। क्या करूं मैं यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी उसको याद आता कि अरे हाँ मेरी जेब में तो एक डैगर मौजूद है। अबे यार मेरा दिमाग कहाँ लगा हुआ था। अभी वो डैगर निकाल कर तुरंत अपनी रस्सी को काटता है, जिस वजह से वो आजाद हो
चुका था। वो कहता है कि यार लगता है ना उस जियांग शुई के साथ रहते रहते मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अपने जेब में डैगर लेकर अपने आप को छुड़ा नहीं पाया, सुबह से शाम तक लटका रहा। मुझ जैसे हैंडसम बंदे को कहाँ ही कोई कैद कर सकता है। बड़ी आई जियांग शुई मुझे कैद करने वाली, कर लिया ना मैंने खुद को अपने आप से ही आजाद। लेकिन जैसे वो वहां से जा रहा था वहां पर ब्लेड सेट के कुछ बंदे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो यान रंग से कहने लग जाते हैं कि अरे वाह तुम तो हमें यहीं पर मिल गए। तो यान रंग कहते हैं कि तुम घटिया लोग फिर से यहाँ पर आ गए, अपनी मौत के पास तुम आए हो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तो उन बंदे जो आए थे उनमें से एक बंदा होता है जेंग नाम का, वो कहने लग जाता है कि देखो मैं ब्लेड सेट से तो आया हूँ लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें जान से मारने नहीं आया बल्कि तुम्हें इनवाइट करने आया। मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ, अपने मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो जो शैडो फॉर्मेशन लगा था ना उसकी मदद से जिसके ऊपर भी ये अटैक लगा सबकी हालत खराब हो गई, चाहे वो कितना भी अच्छा कल्टीवेटर क्यों ना हो, सिवाय तुम्हारे। तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सही सलामत हो। तो इसी चीज के बारे में जानकारी निकालना ना मेरे मास्टर चाहते हैं, तो ये मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे मास्टर तुमसे मिलेंगे। उसके बाद फिक्र मत करना, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही तुम्हें यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तो ये सुनकर जान रहे क्या था कि अच्छा तो तुमने मुझे कम अकल का बंदा समझ कर रखा है क्या? ढक्कन समझा तुमने मुझे कि मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चले जाऊंगा और तुम मुझे रिटर्न लाकर यहाँ पर छोड़ दोगे, तुम मुझे वहां ले जाकर मार दोगे। इससे चलो फटाफट से कल्टी मारो, अभी मेरा दिमाग गर्म है, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला। यान रंग को भी पता था कि अगर वो इतने सारे लोगों के साथ एक साथ लड़ाई करेगा तो पक्का वो हार जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई भी खास टेक्निक नहीं है। पर फिर भी वो लोगों से इसी तरह से एटीट्यूड में बात किया करता था। दूसरी तरफ हम उसी कमांडर को देखते, वहां पर जो दूसरा बंदा था वो कमांडर से कहने लग जाता है कि आपको नहीं लगता वो जो जेंग है ना वो बहुत साफ दिल का बंदा है, उसके हाथ में अगर यान रंग लग भी गया ना तो हो सकता है कि वो यान रंग को ऐसा ही छोड़ दे, अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो कमांडर कहती कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यान रंग ऐसे भी कहीं पर घूमता है ना तो भी हमें उससे न डरने की न उसकी जान लेने की हमें जरूरत पड़ेगी, लोग ही उसकी जान ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड आइडिया है। अब हमने यहाँ पर इस गांव के अंदर इतने लोगों को मारा है, किसी को तो जिम्मेदारी उठानी है ना कि किसने इतने लोगों को मारा, तो वो यहाँ पर एक नकली पोस्टर बनवा देती है यान रिंग के नाम का कि यान रिंग ही वो इंसान था जिसने गांव के इतने लोगों की जान ली है, उसने अचानक से ये पागल होकर लोगों को मार दिया, तो जिसके भी हाथ में यान रिंग लगे वो उसको मार दे, उसके बदले उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ये देखकर वो बंदा भी हैरान रह जाता है कि वाह कमांडर, आपके जैसा दिमाग लगाने वाला बंदा तो कोई होगा ही नहीं, क्या दिमाग लगाया, इस तरह से तो यान रिंग बच ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम उसी शियाओ को देखते हैं, वो आराम से जब अपना होटल के अंदर बैठा हुआ था तो उसके पास एक और लड़की आती है। इसको यहाँ पर खबर मिली थी उसी यान रंग के बारे में, क्योंकि यान रंग का भी वांटेड पोस्टर निकला है ना कि जो उसको मारेगा अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो यही खबर लेकर वो शियाओ के पास आई हुई थी। वो कहती कि शियाओ तुम्हें पता है एक बहुत ही कमाल की जानकारी मेरे हाथ लगी हुई है, ब्लेड सेक्ट वालों ने एक वांटेड का पोस्टर जारी किया है, जो भी उस बंदे को पकड़ता है ना उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर खाली बैठने से अच्छा है कि हम उस बंदे को पकड़ने के लिए चलें। तो ये सुनकर शियाओ कहता है कि अरे वाह ये तो अच्छी बात है, हाँ मैं जाऊंगा ना उस बंदे को पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ कुछ प्यार भरे लम्हे तो गुजार लो। मेरी जान कहाँ जा रही है? वो उस लड़की के साथ यहाँ पर मस्ती मजाक करना शुरू कर चुका था। तो वो लड़की उसे कहती कि जरा संभल कर, जो भी ये काम है ना मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है, वो बंदा जो वांटेड बना हुआ है वो कोई मामूली बंदा नहीं होगा, तो संभल कर रहना उससे। इधर जियांग शुई थी, वो जब आगे बढ़ी थी तो उसको कई सारे ब्लेड सेट के बंदे घेर चुके थे और वो उसको यहाँ पर रोक रहे होते। तो जियांग शुई कहती कि मैंने सुना था कि ये गाँव तो बहुत अच्छा गाँव है, यहाँ पर जो आता है वो आके रह सकता है, तो आखिर तुम ब्लेड सेक्ट वालों को ऐसी क्या चर्बी मची कि मुझे अंदर जाने दे ही नहीं रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यान रंग जो कह रहा था कि ये ब्लेड सेक्ट वाले अब घटिया हो चुके हैं, अब इन लोगों को मासूम लोगों के पे तरस नहीं आता, तो क्या वो बात सच थी? मैंने उसके ऊपर भरोसा ना करके गलत किया क्या? वो जो ब्लेड सेक्ट के बंदे थे वो यहाँ पर जियांग शुई से कहने लग जाते कि क्या माल हो यार तुम, सच में बता रहा हूँ मेरे मुंह में पानी आ गया, एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा इस गाँव के अंदर, क्या बोलती हो? कमाल का है ना मेरा ऑफर, आओगी मेरे पास? ये सुनकर जियांग शुई को बहुत गुस्सा आता है, वो सीधा अपनी स्वॉर्ड लेती है और उस बंदे का सर धड़ से अलग कर देती है कि हाँ बिल्कुल मैं समझ चुकी हूँ, यान रंग सही कह रहा था, ये ब्लेड सेक्ट वाले लोग एकदम घटिया हो चुके हैं। मार्शल वर्ल्ड की जिम्मेदारी इन ब्लेड सेक्ट वालों को दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये इसी जिम्मेदारी का फायदा उठा रहे हैं ताकि हर छोटे सेट के ऊपर कब्जा करते हुए यहाँ के वो लीडर बन जाएं। इसलिए वो यहाँ पर जितने भी ब्लेड सेट के बंदे आए हुए थे उन सभी के साथ फाइट करने लग जाती है और बढ़िया तरीके से वो सभी को धूल चटा रही थी। वो अपनी पावर का
इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक वो उन बदमाशों पे करती, जिस वजह से सभी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तो इसके बाद जियांगशु जो थी वो भी अपना घोड़े पर सवार होकर यान रेंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है कि आखिर वो कहाँ होगा। मैंने तो उसको गलत समझकर उसे ऐसे ही लटका कर छोड़ दिया, मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्या पता वो किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। तो वहीं यान रेंग जो था उसको सारे के सारे लोग घेर चुके थे। यान रेंग उससे कहता है कि एक एक को काट डालूंगा, कोई मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता। वो सीधा यहाँ पर उन ब्लेड सेक्ट वालों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वहां पर बंदे बहुत सारे थे जो सभी यान रेंग को मार मार कर उसको उठाकर पटक देते हैं। यहाँ तक कि यान रेंग के पास जो छोटा सा डैगर था वो भी टूट जाता है, उसके पास कोई स्वॉर्ड नहीं बची थी इतने सारे लोगों से फाइट करने के लिए। तो यान रेंग कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे मजबूरी में आकर आपकी वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये लोग यहाँ पर मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। जानता हूँ कि आपने उस स्वॉर्ड को जिंदगी भर अपने पास संभाल के रखा, लेकिन कभी भी उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, पर आपका ये डिसाइपल इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहता है, मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहने के बाद वो उस स्वॉर्ड को जमीन से खोद कर बाहर निकाल लेता है, जिस स्वॉर्ड को उसने यहाँ पर छुपा दिया था। और जैसे वो उस स्वॉर्ड को हाथ लगाता है, स्वॉर्ड के अंदर से पावर बाहर निकलने लग गई थी। वो स्वॉर्ड के अंदर से इतनी भयंकर पावर निकलती है कि मानो यहाँ पर वो स्वॉर्ड ही यान रेंग को पजेस कर रही हो, क्योंकि ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं, असल में ये स्वॉर्ड थी उसी स्वॉर्ड मास्टर की जिसने पहले पूरे मार्शल वर्ल्ड को बचाया था मु युन कल्ट के साथ फाइट करते हुए और सारे के सारे बुराइयों का खात्मा करते हुए। तो उसी की स्वॉर्ड यहाँ पर यान रेंग को मिली थी। जैसे यान रेंग यहाँ पर स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है, यहाँ पर उस स्वॉर्ड मास्टर की सोल आ जाती है जो कि यान रेंग के पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। क्या कमाल का वो सीन था। और अब यहाँ पर यान रेंग उसी स्वॉर्ड मास्टर की पावर को यूज कर पा रहा था, वो पूरा पोजेस हो चुका था स्वॉर्ड मास्टर की पावर से। उसकी स्वॉर्ड इतनी खतरनाक, उसकी पावर इतनी खतरनाक कि यहाँ पर पूरा जगह पर भूकंप आ रहा था। वो जैसे यहाँ पर स्वॉर्ड अपनी चलाता है, एक बार के अंदर जितने भी बंदे यहाँ पर खड़े थे सब के सब मारे जाते हैं। बस एक अटैक के अंदर उसने लाशों का ढेर लगा दिया, इतना ब्रूटल तरीके से उसने सबको मारा था, बिल्कुल इसी स्वॉर्ड मास्टर की तरह जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में सुना। ये देखकर वो जो ज़ैंग था दूर खड़ा खड़ा बस दंग रह जाता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। मैंने यान रेंग को तो कमजोर समझा था, लेकिन ये तो कोई खतरनाक डीमन निकला। यान रेंग कहता है कि मरोगे, तुम सब मरोगे, एक एक को काट डालूंगा मैं। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।